हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें लखनऊ से हमारे सब्सक्राइबर राहुल जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को राहुल जी के पॉइंट व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। समुद्र जल का एक ऐसा भंडार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। समुद्र में न जाने कितने जीव जंतु हैं, न जाने क्या क्या चीज है जो हमारे लिए नुकसान भी है और लाभदायक भी। और उन्हीं लाभदायक चीज में एक है पेट्रोलियम यानी समुद्री तेल। और उसे निकालने के लिए न जाने क्या क्या उपाय किया जाता है। समुद्र में से तेल निकालने के लिए भारत सरकार ने एक मशीन समुद्र में लगाई जिसका नाम रखा जल सम्राट। जल सम्राट समुद्र के ऊपर 3 खंभों में टिका कर बनाया गया था। बड़े बड़े पाइप लगाए गए थे तेल निकालने के लिए। बड़ी बड़ी मशीन लगी थी। तेल निकालने का काम रोज की तरह आज भी अच्छे रूप से चल रहा था। लेकिन तभी जल सम्राट की मशीन में चरचराहट की आवाज होने लगी और आवाज करते हुए जल सम्राट बंद हो गया। तभी उस यंत्र का कप्तान आया और मशीन ऑपरेटर से पूछा, क्या हुआ, मशीन कैसे बंद हो गई? मशीन ऑपरेटर ने कहा, अभी चेक करता हूँ सर। थोड़ी देर बाद मशीन ऑपरेटर ने कप्तान से कहा, सर लगता है पाइपलाइन में कुछ फंस गया है। कप्तान ने कहा, लेकिन ऐसा क्या फंस गया है जिसे इतनी पावरफुल मशीन भी नहीं खींच पा रही है? मशीन ऑपरेटर ने कहा, क्या कहा जा सकता है सर? कप्तान ने कहा, ठीक है, फौरन गोताखोरों को बोलो नीचे जाकर देखें क्या फंस गया है। कुछ देर बाद जल सम्राट से 2 गोताखोर समुद्र तल में जाने के लिए कूद गए। थोड़ी ही देर में पाइप के तल के पास पहुंच गए। वहां जाकर देखते हैं कोई कपड़ा पाइप में फंसा हुआ था। दोनों गोताखोरों ने जब कपड़े को निकाला तो वो एक बड़ी सी गठरी निकली। एक गोताखोर गठरी खोलकर देखने के लिए कहता है, लेकिन दूसरे गोताखोर ने गठरी खोलने के लिए मना कर दिया और कहा, ऊपर ले चलो, वहीं खोलकर देखेंगे इसमें क्या है। ऊपर पहुंचकर एक गोताखोर ने गठरी दिखाते हुए कप्तान से कहा, सर हमें पाइप में ये गठरी फंसी हुई मिली है। कप्तान ने कहा, जरा देखो इस गठरी में क्या है। इसके बाद गठरी को खोलना शुरू किया गया। गठरी खोलते ही वहां पर खड़े सभी लोगों की आंख आश्चर्य से फैलती चली गई। गठरी में 4 बड़ी ही भयानक खोपड़ी थी और साथ में एक तामपत्र। खोपड़ी का रंग लाल, हरा, पीला और बैंगनी था जो देखने में बहुत भयानक लगती थी। लाल खोपड़ी की एक आंख फूटी हुई थी। पूरा चेहरा खाल से उधड़ा हुआ था। हरी खोपड़ी के बीच में एक सींग थी। आंख लाल लाल खून जैसी थी। पीली खोपड़ी के दोनों कान हाथी के कान के जैसे थे। सिर के दोनों किनारे 1-1 फुट की सींग निकली हुई थी। बैंगनी खोपड़ी के बीच माथे में एक आंख थी। दांत पूरी तरह से बाहर निकले हुए थे। तभी किसी की आवाज से सबकी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, लगता है ये चारों सिर एक ही आदमी के हैं। तभी दूसरे ने कहा, नहीं, ये आदमी के नहीं, किसी शैतान का सिर है। सब लोग अपनी अलग अलग सोच के अनुसार बता रहे थे। फिर कप्तान ने कहा, इतना भयानक चेहरा तो केवल शैतान का ही हो सकता है। तभी एक गोताखोर ने कप्तान से कहा, सर इन सब के साथ एक तामपत्र भी है, इसे पढ़िए, शायद इससे कुछ पता चल जाए। इतना कहने के बाद तामपत्र को गोताखोर ने कप्तान को पकड़ा दिया। कप्तान ने तामपत्र को पढ़ने के लिए खोला, लेकिन उसकी भाषा बड़ी अजीब लिखावट में लिखी थी जो कप्तान के समझ नहीं आई। शायद प्राचीन लिखावट में लिखी गई थी। जब भाषा समझ नहीं आई तो कप्तान अनुमान लगाते हुए बोले,
लगता है इस पत्र में इन सिरों के बारे में ही लिखा होगा, लेकिन इस बेहद प्राचीन लिखावट को पढ़ेगा कौन? तभी एक आदमी बोला, सर मुझे प्राचीन लिखावट का थोड़ा बहुत ज्ञान है, अगर आप कहें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। कप्तान बोला, अनिल तुम लिखावट के बारे में जानते हो? मुझे पता नहीं था। खैर ये लो और पढ़ो। ताम्रपत्र को थोड़ी देर देखने के बाद अनिल बोला, सर मुझे थोड़ा समय चाहिए। कप्तान बोला, ठीक है, तुम इन सिरों को भी अपने पास रखो और जब इस ताम्रपत्र को पढ़ लेना तो हमें आकर बताना क्या लिखा है इसमें। अनिल बोला, ओके सर। इसके बाद अनिल चारों सिर और ताम्रपत्र को लेकर अपने कैबिन की तरफ चला गया। फिर उसी रात जल सम्राट में मौजूद हर व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा था। गार्ड भी ड्यूटी पर सो रहा था। तभी एक ठग की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी और चौंकते हुए बोला, कौन है उधर? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस कीड़ों मकोड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। गार्ड अपने आप से कहता है, देखता हूँ मेरा वहम है या मैंने सचमुच किसी को उधर देखा है। इसके बाद गार्ड आवाज की दिशा की ओर चल दिया। एक मोड़ के पास पहुँचने पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने मन में सोचा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाज किसकी थी? ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक साया भूत की तरह प्रकट हो गया, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और अपना मुंह एक कपड़े से ढका हुआ था। गार्ड पूरी तरह डर गया और वो संभल पाता उससे पहले ही उस साये ने कुल्हाड़ी से गार्ड की गर्दन काट दी। गर्दन कटते ही खून का फुहारा कटे हुए धड़ से निकलने लगा। तभी वो साया एक बड़ा सा कटोरा निकालकर गार्ड के धड़ के पास लगा दिया। थोड़ी ही देर में पूरा कटोरा खून से भर गया। उसके बाद वो साया अपने आप से बोला, खून को नीचे नहीं गिरने दूंगा मैं, इसकी तो मुझे जरूरत है। 4 आदमियों का खून और चाहिए मुझे, मैं तभी सफल हो सकता हूँ। फिर इसके बाद इसी तरह 3 आदमियों को मारकर उस साये ने 3 कटोरा खून इकट्ठा कर लिया। इतना करने के बाद साये ने अपने आप से कहा, 4 आदमियों का खून तो इकट्ठा हो गया है, अब एक आदमी का खून और चाहिए मुझे। उसके बाद आधी रात को कप्तान के कैबिन का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कप्तान ने उठकर अपने कैबिन की लाइट जलाई और पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, सर मैं अनिल। कप्तान ने कहा, रुको दरवाजा खोलता हूँ। उसके बाद कप्तान ने अपने कैबिन का दरवाजा खोला और बोले, आओ अनिल, कहो ताम्रपत्र को पढ़ने में सफलता मिली या नहीं? अनिल बोला, यस सर, पर मुझे अफसोस है उसमें क्या लिखा है ये सब जानने के लिए आप जीवित नहीं रहेंगे। ये सुनकर कप्तान घबराते हुए बोला, अनिल ये क्या? लेकिन कप्तान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अनिल ने कप्तान के सिर में कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी लगते ही कप्तान वही ढेर हो गया और उसके सर से खून का फुहारा फूट गया। कप्तान का भी खून एक कटोरे में ले लिया और फिर कुटुली हंसी से बोला, अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद वो खून का कटोरा लेकर अपने केबिन में आ गया, जहां 4 कटोरा खून पहले से ही रखे थे। इसके बाद अनिल कोई यंत्र लेकर जल सम्राट की छत पर खड़ा होकर रोशनी जलाता है। उस रोशनी को देखकर एक तांत्रिक, जिसे अनिल ने पहले से ही बुला रखा था, जल सम्राट की ओर बढ़ चला। जल सम्राट में पहुंचने के बाद उस तांत्रिक को अनिल अपने केबिन में ले गया। तांत्रिक ने अनिल से कहा, खून इकट्ठा हो गया? अनिल ने खून के कटोरों की तरफ इशारा कर कर कहा, हाँ ये देखो। खून के कटोरे को देखकर तांत्रिक खुश हो जाता है। इसके बाद अनिल ने यज्ञ के लिए कहा तो तांत्रिक ने कहा,
तुम सिर लेकर आओ। उसके बाद अनिल 4 सिर ले आता है। तांत्रिक उसी के केबिन में हवन कुंड बनाता है और उसके सामने चारों सिर रखकर और 5 कटोरा खून रखकर अपना क्रिया कल्पना करने लगा। थोड़ी देर बाद मंत्र पढ़ते हुए तांत्रिक ने अनिल से कहा, इन सिरों पर खून चढ़ाओ। इसके बाद अनिल ने उन चारों सिरों को बारी बारी से सबको एक एक कटोरा खून पिलाने लगता है। खून पिलाने के बाद तांत्रिक ने अनिल से कहा, अब इन चारों सिरों का स्वामी बनने के लिए तुम्हें भी 1 कटोरा खून पीना होगा। तांत्रिक ने इतना कहने के बाद 1 कटोरा खून अनिल को पीने को दिया। अनिल खून को पीने लगा। खून को पीने के बाद अनिल की आंख लाल हो गई, चेहरे पर शैतानियां नाचने लगी। तांत्रिक ने अनिल से कहा, इन सिरों को अपने वश में करने के लिए हर रोज इनके नाम का जाप कर कर 1 कटोरा खून पीना होगा। अनिल ने कहा, ठीक है। इसके बाद थोड़ी देर में आकाश में बिजली चमकने लगी, गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। फिर बिजली से 4 किरणें निकलकर हवन कुंड के पास रखे शैतान के सिरों में टकरा गई। अगले ही पल चारों सिर हवा में उड़ने लगे, भयानक आहट करने लगे। ये सब देख तांत्रिक ने अनिल से कहा, शैतानी शक्ति जीवित हो गई है, अब तुम इन चारों सिर के स्वामी हो गए। तभी पीली खोपड़ी अनिल के सामने आकर रुकी और बोली, नमस्कार स्वामी, अपने सेवक को आज्ञा दीजिए। पीली खोपड़ी के मुंह से इतना सुनते ही अनिल कुटुली सी आहट करने लगा और हंसते हुए बोला, मैं स्वामी बन गया, हा हा हा। इसके बाद अनिल ने पीली खोपड़ी को आदेश देते हुए कहा, जाओ इस जल सम्राट में भयानक तबाही मचा डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। अनिल का आदेश पाते ही पीली खोपड़ी केबिन के दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल गई। उसके साथ साथ बाकी तीनों खोपड़ी भी बाहर तबाही मचाने के लिए निकल गई। चारों सिर के बाहर निकलते ही अनिल अहंकार में हंसते हुए बोला, अब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ, हा हा हा। ये सब देखकर तांत्रिक घबराते हुए अनिल से बोला, ये तुमने क्या किया अनिल, इन्हें रोको वरना अनर्थ हो जाएगा। अनिल गुस्से से तांत्रिक की तरफ देखते हुए कहा, बहुत बोलता है बुढ़े, जुबान बंद करनी पड़ेगी तेरी। इतना कहने के बाद अनिल वहीं पास में रखे कुल्हाड़ी उठाकर तांत्रिक की गर्दन काट दी। तांत्रिक वहीं ढेर हो गया और अपने से कहने लगा, किसी को मेरे बारे में पता ना चले, इसलिए सबको खत्म होना बहुत जरूरी है और मेरे सेवक इस काम का बेखूबी अंजाम दे रहे होंगे। अनिल का अंदाजा सही था। बाहर उन सिरों ने सच में कहर बरसा रखा था। बाहर सब लोग चारों सिरों को हवा में उड़ते देख आश्चर्यचकित थे। पीली खोपड़ी ने भयानक आहट करते हुए कहा, अब तुम सब लोग मरोगे, कोई नहीं बचेगा। इतना कहने के बाद चारों सिरों का कहर अब लोगों के ऊपर बरसने लगा। हरी खोपड़ी अपने मुंह से खून का फुहारा छोड़ने लगी। जिसके ऊपर खून की धारा पड़ती उसका शरीर गलने लगता। चीख गूंजने लगी जल सम्राट में। बैगनी खोपड़ी के मुंह से पीले रंग के बुलबुले निकलने लगे। ये बुलबुले जिस किसी के शरीर से टकराते उसका शरीर हवा में रेत बनकर गायब हो जाता। लाल खोपड़ी तो इन दोनों खोपड़ी से भी ज्यादा खतरनाक था। लाल खोपड़ी के मुंह से बड़ी बड़ी छपकली निकलने लगी। एक आदमी के ऊपर 5 छपकली लिपट गई। पल भर में छपकलियों ने उस आदमी का शरीर खा डाला। केवल हड्डियां हड्डियां बची उस आदमी की। ये सब देख गार्ड के पसीने छूटने लगे। उसने उन छपकलियों को मारने के लिए अपनी बंदूक जैसे ही उस पर मारना चाहा, तभी पीली खोपड़ी ने, जिसने अपना धड़ पीछे की तरफ किया था, वो गार्ड के हाथ बंदूक सहित खा गई। गार्ड दर्द से चीख पड़ा। इसके बाद पीली खोपड़ी ने गार्ड के पूरे शरीर को खा डाला। वहाँ पर ये सब देखकर भगदड़ मच गई।
लेकिन उन चारों सिरों ने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि जल सम्राट केवल चीख पुकार से ही सुनाई दे रहा था। कुछ लोग मौत से बचने के लिए समुद्र में कूद गए, लेकिन वो चारों सिर कहाँ किसी को छोड़ने वाले थे। बैगनी खोपड़ी ने जल सम्राट के सबसे ऊपर बने पेट्रोलियम टैंक में एक किरण छोड़ी। किरण के पड़ते ही पेट्रोलियम टैंक में एक बड़ा सा छेद हो गया। उस छेद से पेट्रोलियम निकलकर समुद्र में गिरने लगा, जिधर कुछ लोग बचने के लिए कूदे थे। उसके बाद हरी खोपड़ी ने अपने मुंह से आग की ज्वाला छोड़ दी समुद्र में। आग लगते ही पेट्रोलियम जलने लगा और समुद्र में कूदे लोग आग की लपेट में जलने लगे। इधर आग की वजह से जल सम्राट के पेट्रोलियम टैंक में भी आग लग गई। अनिल जो मौत के तांडव देखकर हंस रहा था, उसकी हंसी गायब हो गई। अब वो सोचने लगा कि अब वो भी नहीं बचेगा। अनिल ये सब सोच ही रहा था कि तभी चारों सिर वहां आए और अपने मुंह से जीभ की लंबाई बढ़ाने लगे और अनिल के दोनों हाथों को लपेटकर उसे हवा में जल सम्राट से लेकर दूर उड़ गए। अनिल के वहां से दूर होते ही जल सम्राट धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े होकर समुद्र में बिखर गए। जल सम्राट के टुकड़े देखकर अनिल जो हवा में चारों खोपड़ियों के लंबी जुबान के पकड़ में था, आहट करते हुए बोला, हा हा हा, अब मैं इन चारों सिरों के बल पर दौलत का ढेर लगा दूंगा। इतना कहने के बाद अनिल एक दिशा की तरफ उड़ चला। अगले ही दिन जल सम्राट की तबाही की खबर मिलते ही पुलिस फोर्स अपने दल बल के साथ दुर्घटना पर अपनी मशीन के साथ पहुंच गई। वहां का नजारा देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। इंस्पेक्टर राहुल जो पुलिस में नए ही भर्ती हुए थे, जिसने अपने जोश और ईमानदारी के बल पर सबके प्यारे बन गए थे, जिसे इस केस को हल करने की जिम्मेदारी मिली थी। दुर्घटना का नजारा देखकर वो हवलदार से बोले, बड़ी भयानक तबाही मची है, मुझे नहीं लगता कोई जीवित बचा होगा। हवलदार बोला, सर मुझे तो यह किसी दुश्मन देश का काम लगता है। इंस्पेक्टर राहुल ने हवलदार की बात को सहमत जताते हुए कहा, हो सकता है ऐसा ही हो, तुम लाश निकालने का आदेश दो। हवलदार बोला, यस सर। इसके बाद 4-5 गोताखोर लाश को निकालने के लिए समुद्र में कूदे। तैरती सड़ी गली लाश निकालने लगे। लाश निकालकर जहाज में पहुंचाने लगे, जिसमें सब लोग आए थे। लाश निकालते निकालते अचानक एक गोताखोर तेजी से राहुल की तरफ देखते हुए चिल्लाया, सर इधर आइए। राहुल जल्दी से उस जगह पहुंचा और बोला, क्या हुआ, इस तरह चीखे क्यों? गोताखोर बोला, सर ये आदमी जीवित है। राहुल चौंकते हुए बोला, क्या? इंस्पेक्टर राहुल बोले, इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। कुछ देर में इंस्पेक्टर राहुल उस आदमी को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर इस आदमी को बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर इंस्पेक्टर राहुल को तसल्ली देकर मरीज का इलाज करने लगा। थोड़ी देर बाद जल्दी ही डॉक्टर इंस्पेक्टर राहुल के पास आए और खुश होते हुए बोले, मुबारक हो, ऑपरेशन सफल रहा, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। ऐसा जवाब सुनकर इंस्पेक्टर राहुल को थोड़ी राहत महसूस हुई। थोड़ी देर में उस आदमी का बयान लेने के लिए इंस्पेक्टर राहुल चल दिए। वहां पहुंचते ही इंस्पेक्टर राहुल ने दुर्घटना के बारे में पूछा तो आदमी ने कहा, मुझे यकीन है सर, ये अनिल का ही काम है, क्योंकि वो सिर उसके पास ही थे। इसके बाद वो व्यक्ति जल सम्राट की पूरी घटना बताने लगा। पूरी घटना सुनने के बाद इंस्पेक्टर राहुल ने कहा, क्या ऐसा होना संभव है? जब ये सब घटना की पूरी रिपोर्ट गृह मंत्री को मिली तो उन्होंने इंस्पेक्टर राहुल से कहा, यदि ये बात सच है तो अनिल को रोकना बहुत जरूरी है। आप फौरन पूरी पुलिस फोर्स इस काम पर लगा दीजिए। इंस्पेक्टर राहुल ने कहा, यस सर। इधर अनिल को पकड़ने के लिए तैयारी चल रही थी तो उधर अनिल जो इस शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में मौजूद था, जो दुकान के व्यापारी से बात कर रहा था। व्यापारी गुस्से से
अनिल से बोला, क्या बक रहे हो? अनिल बोला, बक नहीं रहा, सही कह रहा हूँ। अगर अपनी और अपने आदमियों की जान बचाना चाहते हो तो अपना सारा माल मेरे हवाले कर दो। व्यापारी बोला, लगता है तुम इस तरह से नहीं मानोगे, पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। इसके बाद व्यापारी पुलिस को बुलाने के लिए फोन से नंबर डायल करने लगा। इधर अनिल जो अपने साथ एक सूटकेस लिए था उसे एक टेबल पर रखकर खोलने लगा। उधर सेठ इतना कह पाया कि हेलो पुलिस स्टेशन। तभी इधर से सूटकेस खोलते ही उसमें रखी खोपड़ियों से पीली खोपड़ी निकलकर बाहर आई और व्यापारी के फोन से टकरा गई और फोन के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद वो चारों सिर व्यापारी की चारों ओर भयानक आहट करते हुए नाचने लगे। व्यापारी ये सब देख घबरा गया। इसके बाद वो चारों सिर एक साथ व्यापारी को टक्कर मार दिया। व्यापारी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। फिर चारों सिर व्यापारी के मुंह में गोंद की तरह चिपक गए और व्यापारी के चेहरे को खाने लगे। व्यापारी दर्द से चीख उठा और अपने चेहरे को बचाने के लिए अपने हाथों से चारों सिरों को हटाने लगा, लेकिन वो चारों सिर बुरी तरह से चिपक गए थे और जब चेहरे से छूटे तो व्यापारी के चेहरे में केवल खोपड़ी का कंकाल बचा था। व्यापारी की ऐसी भयानक मौत देखकर दुकान के अंदर भगदड़ मच गई। देखने वालों का दिल दहल उठा था, लेकिन वो सिर अब भीड़ के ऊपर हमला करने लगे। लाल खोपड़ी अपने मुंह से बड़ी बड़ी बिच्छियां निकालने लगी, जो भीड़ में जाकर किसी के मुंह में घुस रहे हैं या किसी को डंक मार रहे हैं। बैगनी खोपड़ी अपने मुंह से कटे हुए पक्षियों के नुकीले पंजे छोड़ने लगा, जो वहां उपस्थित भीड़ में जाकर किसी को गर्दन काट रही हैं या किसी का चेहरा नोच रहा है। हरी खोपड़ी अपने मुंह से पीली किरण छोड़ रहा था, जिसको भी वो किरण लगती उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते। पीली खोपड़ी आग ही आग बरसा रहा था। दुकान के अंदर चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। बड़ा ही भयानक मंजर था। इधर लोग मौत के आगोश में समाते जा रहे थे, उधर अनिल तसल्ली से अपना काम में लगा हुआ था। जो सोना था उसे अपने सूटकेस में भरते जा रहा था और कुटुली हंसी हंसते हुए कह रहा था, हा हा हा, ये सारे हीरे जवाहरात मेरे हैं, मैं करोड़पति बन गया। अनिल पागलों की तरह ठहाके लगाते हुए अपना काम पूरा किया। इसके बाद चारों खोपड़ी को चलने का आदेश दिया, जो मौत का तांडव मचा रहे थे। अनिल का आदेश पाते ही वो चारों सिर मौत का तांडव छोड़कर अनिल को हवा में लेकर एक तरफ उड़ गए। इस घटना ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर गुस्से में वहां बैठे सभी लोगों से कह रहे थे, फिर वही चार सिर वाला व्यक्ति, मैं जानना चाहता हूँ आखिर हमारी पुलिस फोर्स क्या कर रही है। पुलिस हेडक्वार्टर में उपस्थित सभी लोग चुपचाप कमिश्नर की फटकार को सुन रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी बोलने की। तभी इंस्पेक्टर राहुल बोले, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु न जाने वो कहां से आता है और कहां चला जाता है। कमिश्नर गुस्से में बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे हर हाल में आरोपी चाहिए। इंस्पेक्टर राहुल बोले, सर जब तक वो चार सिर अनिल के पास हैं, उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। हमें उन सिरों को पकड़ने के लिए किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। कमिश्नर बोले, ठीक है इंस्पेक्टर राहुल, मैं इस केस का इंचार्ज तुम्हें बनाता हूँ, अब तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर राहुल पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर अपनी जीप में एक तरफ जाने लगे। इस केस में केवल विवेक अंकल ही मेरी मदद कर सकते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल विवेक अंकल के घर की तरफ अपनी जीप मोड़ लेते हैं। प्रोफेसर विवेक इंस्पेक्टर राहुल के पिता के बहुत गहरे दोस्त हैं। वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ तंत्र विद्या का ज्ञान भी जानते हैं। इंस्पेक्टर राहुल विवेक अंकल के घर पहुंच जाते हैं और उनको पूरी घटना सुनाने लगते हैं।
घटना सुनने के बाद इंस्पेक्टर राहुल प्रोफेसर विवेक से कहा, अंकल अब आप ही कुछ कर सकते हैं। विवेक ने कहा, राहुल वो 4 सिर बहुत शक्तिशाली लगते हैं, उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। राहुल ने गंभीर होते हुए कहा, कोई तो उपाय होगा अंकल। विवेक ने कहा, हाँ है, यदि हमें किसी तरह ये पता चल जाए कि वो सिर किस शैतान का है और इस शैतान का जन्म किस प्रकार हुआ था, तभी कुछ किया जा सकता है। इंस्पेक्टर राहुल बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं पता करता हूँ, शायद इस बारे में कुछ मालूम हो सके। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल वहाँ से खोजबीन के लिए निकल गए। इधर पुलिस अनिल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उधर अनिल शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, जो शहर के रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म में एक सीट में बैठे हुए सोच रहा था। साथ में सूटकेस लिया था जिसमें चारों खोपड़ी रखी हुई थी और अपने मन में अपने आप से कहने लगा, अब मेरा दूसरा निशाना दिल्ली का बैंक होगा, जल्दी ही मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, फिर ये सारी दुनिया मेरे कदम चूमेगी। ये सब सोचकर अनिल बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अनिल अपनी कामयाबी के नशे में चूर होने के कारण एक बहुत बड़ी गलती कर गया था। वो उन सिरों का नाम के जाप करके एक कटोरा खून पीना भूल गया था। फलस्वरूप वो चारों सिर अनिल के गुलामी से आजाद थे। सूटकेस में बंद 4 सिर में से एक सिर बीती घटना को याद करने की कोशिश करने लगा। जल्दी ही उसे सब कुछ याद आ गया। सब याद आता है। वो सिर गुस्से में लाल हो गया और गुस्से में बोला, इन तुच्छ मानव की ये हिम्मत की इन्होंने महान राक्षस दक्ष को अपना गुलाम बनाया। इस बात का बदला मैं पूरी मानव जाति से लूंगा। पृथ्वी से मानव जाति का नाम मिटा दूंगा मैं। अगले पल ही वो चारों सिर सूटकेस को तोड़ बाहर निकल आए। चारों सिर बड़े गुस्से में थे। ऐसा होते देख अनिल आश्चर्यचकित था। साथ में प्लेटफॉर्म पर उपस्थित भीड़ भी अचंभित नजरों से देख रहे थे। अनिल आश्चर्य से उन सिरों से बोला, ये तुमने क्या किया? मेरी आज्ञा के बिना तुम बाहर निकल आए। लेकिन चारों सिर उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और अनिल की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे। अपनी तरफ चारों सिर को बढ़ते देख अनिल भयभीत हो गया और घबराते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। तभी पीली खोपड़ी गरजती आवाज में बोली, मेरा कोई स्वामी नहीं है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैंने पृथ्वी का विनाश के लिए जन्म लिया था। अब मैं इस काम को पूरा करके ही छोड़ूंगा। इसके बाद चारों सिर अनिल के ऊपर टूट पड़े। कोई सिर हाथ नोच रहा है तो कोई सिर पैर नोच रहा है। अनिल दर्द से बुरी तरह चीख रहा था। इसके बाद पीली खोपड़ी ने एक झटके से अनिल की गर्दन उसके धड़ से नोच ली। अनिल उसी जगह ढेर हो गया। उसके बाद वो सिर प्लेटफॉर्म में उपस्थित भीड़ की तरफ पलटे और भयानक हंसी हंसते हुए बोले, अब तुम लोगों की बारी है। हा हा हा। फिर भीड़ की ओर बढ़ चले वो सिर। ये सब देख भीड़ में भगदड़ मच गई। सब लोग उन सिरों से बचने के लिए प्लेटफॉर्म से बाहर के दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन एक सिर ने आकर दरवाजा बंद कर दिया। भीड़ अंदर ही रह गई। भागने के लिए लोग पटरियों से भागने लगे। जिसको जहां जगह मिली उधर ही भागने लगा। तभी एक सिर उड़ते हुए एक रेल इंजन के पास आया जो वहां खड़ी थी। वो सिर तेजी से इंजन की खिड़की तोड़कर अंदर गया और एक किरण इंजन की चाबी में छोड़ दी। इंजन अपने आप चालू हो गया और चल पड़ा और जो लोग पटरियों से भाग रहे थे इंजन की चपेट में आकर कट मर गए। चारों तरफ मौत का कोहराम मचा हुआ था। कोई सिर किरण छोड़ रहा है तो कोई सिर आग छोड़ रहा है। लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जहां भी भागते कोई न कोई सिर वहां पहुंच जाता मारने के लिए। इस घटना से बेखबर दिल्ली जाने वाली ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन की ओर आ रही थी।
जब ट्रेन थोड़ा स्टेशन के और नजदीक पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर ट्रेन का ड्राइवर चौंक उठा और चौंकते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या भला है। तभी एक सिर उड़ते हुए ट्रेन के नीचे आ गया। ड्राइवर ने उस सिर को देखते हुए बोला, वो सिर तो ट्रेन के नीचे घुस गया, अच्छा हुआ, पहिए के नीचे आकर उसका कचूमर निकल आएगा। तभी अचानक पूरी रेलगाड़ी हवा में उड़ने लगी। ट्रेन में बैठे सब लोग हैरान हो गए। तभी ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को एक झटका महसूस हुआ। तभी किसी ने कहा, उफ, ये कैसा झटका था। तभी वहां बाहर रेल के दरवाजे के पास आए और देखा ट्रेन हवा में उड़ रही है। ये देख उसके पसीने छूट गए और तेजी से चीखा, जल्दी ही नीचे कूदो, ट्रेन हवा में उड़ रही है। इतना सुनते ही भयभीत लोग ट्रेन से नीचे कूदने लगे। इधर वो सिर ट्रेन को हवा में उड़ाते रेलवे स्टेशन की इमारत के ऊपर ले जाने लगा। इससे पहले कोई समझ पाता कि वो सिर क्या करने वाला है, उस सिर ने पूरी ट्रेन को उस इमारत के ऊपर फेंक दिया। पूरी इमारत भरभरा कर धंस गई और कई आदमी दबकर मर गए और जो बचे उन पर वो चारों सिर मौत का साया बनकर मंडराने लगे। जो भी सामने आया उसको मारते चले गए और लगभग सभी को मार दिया। और जब उन सिरों को कोई नहीं दिखाई दिया तो वो सब गायब हो गए। कुछ देर बाद वहां पुलिस पहुंची और देखा कि चारों ओर लाश ही लाश दिखाई दे रही थी। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। पुलिस जैसे शख्स का भी दिल दहल उठा। इंस्पेक्टर राहुल जब ये खौफनाक नजारा देखे तो उनके मुंह से निकल गया, हे भगवान। और जब स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म का नजारा देखा तो बोले, इतनी भयंकर तबाही मचाकर चला गया वो शैतान सिर। और अपने में सोचने लगे, वो चारों शैतान सिर कहां से आए होंगे। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल ने हवलदार से बोला, हवलदार, फौरन हेडक्वार्टर फोन करो, एम्बुलेंस और डॉक्टर को भेजने के लिए बोलो। हवलदार बोला, यस सर। जल्दी ही पुलिस वहां पर इमारत में दबे हुए लोगों को निकालने लगे जो दर्द से कहर रहे थे। शायद शैतान सिरों के नजरों से बच गए थे दबे होने के कारण। तभी हवलदार ने इंस्पेक्टर राहुल से एक आदमी की ओर इशारा करते हुए बोले, सर, ये आदमी बयान देना चाहता है, इसने सारा हादसा शुरू से देखा है। इंस्पेक्टर राहुल बोले, ठीक है, इसका बयान नोट करो। इसके बाद वो आदमी बताने लगा और जब पूरी बात बता दी तो इंस्पेक्टर राहुल ने उस आदमी से कहा, क्या मुझे उस व्यक्ति की लाश के पास ले जा सकते हो जिसके पास से वो चारों सिर सूटकेस तोड़कर निकले थे। आदमी ने कहा, हाँ साहब, चलिए। फिर वो आदमी इंस्पेक्टर राहुल को उस आदमी के लाश के पास ले गया जो नोची हुई गर्दन सहित एक तरफ पड़ी थी। उस लाश को देखकर इंस्पेक्टर राहुल से इशारा कर कर बताया, साहब, उस आदमी की लाश यही है। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल ने हवलदार से कहा, राम सिंह, इस लाश की तलाशी लो। इसके बाद राम सिंह उस लाश की तलाशी लेने लगे। थोड़ा बहुत ढूंढने पर एक तामपत्र मिला। राम सिंह ने तामपत्र राहुल को देते हुए बोले, सर, ये कोई पत्र मिला है। इंस्पेक्टर राहुल ने उस पत्र को हाथ में लेते हुए बोले, ये क्या है, पत्र जैसा। और जब तामपत्र को इंस्पेक्टर राहुल ने खोला तो उसमें वही चारों सिर के चित्र बने हुए थे और अजीब सी भाषा लिखी होती है। सिर को देखकर राहुल चौंकते हुए बोले, हाय, ये तो उन्हीं चारों सिरों का चित्र लग रहा है, पर यह अजीब सी भाषा में क्या लिखा है। उसके बाद इंस्पेक्टर राहुल सोचने लगे, इन तामपत्र में जरूर उन सिरों के बारे में लिखा हुआ होगा। इसे विवेक अंकल के पास लेके जाना चाहिए, वही पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल विवेक के यहाँ पहुँच गए और उन्हें घटना स्थल की पूरी बात बताई और तामपत्र दे दिया। प्रोफेसर विवेक उस तामपत्र को देखते हुए इंस्पेक्टर राहुल से बोले, काफी पुरानी लिखावट है, खैर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। फिर विवेक उस लिखावट को पढ़ने में लग गए
और लगभग 1 घंटे का कठिन परिश्रम करने के बाद विवेक इंस्पेक्टर राहुल के पास आए और एक पत्र देते हुए बोले, लो हो गया, ये रहा इस पत्र का अनुवाद। इंस्पेक्टर राहुल ने पत्र पढ़ना शुरू किया, जिस पर लिखा था, मैं मायागढ़ का राजा बलविंदर सिंह इस पत्र को शैतान राक्षस दक्ष का अंत करने के बाद ही लिख रहा हूँ। शैतान राक्षस दक्ष ने अपने चमत्कारी सिरों के बल पर पूरी पृथ्वी पर आतंक मचाए हुए था। एक दिन वो मेरे राज में आकर आतंक मचाने लगा। जब मुझे उस शैतान की अपने राज पर आने की सूचना मिली तो मैं उसे समाप्त करने के लिए अपने सेना के साथ निकल पड़ा। जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो शैतान राक्षस दक्ष ने भयानक तबाही मचाई हुई थी, जो देखने में बड़ा ही भयानक लग रहा था। हरे रंग का बड़ा सा शरीर था, जिसके 4 हाथ थे, 4 सिर और 4 अलग अलग शैतान वार कर रहे थे। चारों हाथों में बड़े ही भयानक औजार लिए थे और भयानक आहट करते हुए तबाही मचा रहे थे। ये सब दृश्य देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से में अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों खत्म कर दो इस दुष्ट को। सैनिक राक्षस से भिड़ गए, लेकिन दक्ष राक्षस के सामने कोई भी ठहर नहीं सका। सबको भयानक मौत दे रहा था। सबको मारने के बाद वो मेरी ओर बढ़ा और हंसते हुए बोला, अब तेरे मरने की बारी है बलविंदर सिंह। इसके बाद उसने अपने एक सिर के मुंह से बड़ी बड़ी विशाल अजगर जैसे सांप निकाले, जो हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने एक सांप को अपनी तलवार से काट डाला, लेकिन बाकी तीनों सांप मुझसे दूर हवा में रुक गए। इसके बाद तीनों एक साथ मेरे ऊपर आग की किरण छोड़ने लगे। अब मुझे अपनी मौत अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी। आग की किरण मेरे शरीर से टकराने वाली थी। तभी हवा में एक चमचमाती तलवार प्रकट हुई और मेरी ओर बढ़ रही आग की किरण को रोक दिया। मैं ये सब देखकर आश्चर्यचकित था कि आखिर किसने मेरी मदद की। और फिर वो तलवार हवा में रुके बाकी सांपों को काटकर कई टुकड़े कर दिए। और फिर जब तलवार लिए वो शरीर मेरे सामने प्रकट हुआ तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरे परमेश्वर पूजनीय मेरे गुरुदेव थे, जिनके मुख में एक अलग ही तेज समझ आ रहा था। उन्हें देखते ही मेरे मुंह से निकल गया, गुरुदेव आप यहाँ पर। गुरुदेव दक्ष राक्षस की तरफ देखते हुए गुस्से से बोले, हे राजन, इस दुष्ट का अंत करने के लिए हमें स्वयं आना पड़ा। इसके बाद गुरुदेव ने वो चमत्कार तलवार मेरी तरफ उछाल दी और कहा, लो कुलदेव की तलवार लो और इस दुष्ट का विनाश करके मानव का भला करो। मेरे हाथ में तलवार आते ही मैंने दक्ष राक्षस से गुस्से से कहा, अब देखूंगा दुष्ट मैं तेरी शक्तियों को। तभी शैतान राक्षस दक्ष ने अपने एक सिर के मुंह से बड़े बड़े मेंढक जैसे जीव निकालने लगा, जो देखने में मेंढक जैसे थे। बड़ी पूंछ, पूरे शरीर में कांटे ही कांटे, आंख लाल, बहुत ही भयानक लग रहे थे। लेकिन मेरे पास चमत्कारी तलवार थी। वो जीव जैसे ही मेरे पास आते मैं उन्हें मार देता। इसी तरह थोड़ी देर में मैंने सारे जीव मार दिए। दक्ष राक्षस अपने इस वार को खाली जाते देखकर क्रोधित हो गया। इसके बाद उसने अपने दूसरे सिर से खून की धारा मेरे ऊपर छोड़ दी। लेकिन जैसे ही खून की धारा मेरे पास आई, मैंने उसे अपनी तलवार से रोक दिया और खून की धारा बंद हो गई। ये सब देखकर गुरुदेव ने दक्ष राक्षस से कहा, अब तेरी शक्तियां बेकार हैं दुष्ट। इतना सुनने के बाद और अपने हर वार खाली जाते देखकर दक्ष राक्षस घबरा गया और भागने लगा। उसे भागते देखकर गुरुदेव ने मुझसे कहा, उसे समाप्त करो राजन, वरना वो भाग जाएगा। मैंने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। दक्ष राक्षस की तरफ फेंक दी। तलवार घूमते हुए दक्ष की गर्दन ले उड़ी। उसके चारों सिर धड़ से अलग हो गए। सिर अलग होते ही उसके धड़ में तुरंत आग लगने लगी और वो धड़ाम से जमीन में जा गिरा और सिर को छोड़कर पूरा शरीर
जलने लगा। थोड़ी देर में दक्ष राक्षस को पूरा शरीर जलकर राख हो गया और चारों सिर एक तरफ पड़े हुए थे। दक्ष राक्षस की राख को देखते हुए गुरुदेव बोले, खत्म हो गया दुष्ट। लेकिन मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये शैतान कौन था और कहां से आया था? तब गुरुदेव बताने लगे, ये पिशाच लोक का सबसे बड़ा तांत्रिक था। शक्ति अर्जित करने के लिए ये मानव का मांस और खून का भोजन करता था। घोर तपस्या करके इसने कई दिव्य और असुरी शक्तियां पा ली थी और ये उन्हीं शक्तियों के बल पर पूरे ब्रह्मांड पर राज करने का सपना देख रहा था। इतना सुनने के बाद मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इसका शरीर तो नष्ट हो गया परंतु सिर सही सलामत है, ऐसा क्यों? गुरुदेव बोले, पुत्र इसकी सारी शक्ति इसके सिर में ही है, इन्हीं के असर में ये सुरक्षित है। तुम इन सिरों के लिए ऐसी व्यवस्था करो कि ये फिर किसी के हाथ में कभी ना लगे, क्योंकि अगर किसी ने इन्हें प्राप्त कर लिया, इन्हें 5 मनुष्य के खून से स्नान करा दिया तो ये पुण्य जीवित हो उठेंगे। इसके बाद क्या अंजाम होगा तुम अच्छे से जानते हो। गुरुदेव की यह बात सुनकर मैं चिंतित हो गया और उन सिरों को लेकर अपने महल आ गया। गुरुदेव भी गायब हो गए। फिर मैंने उन सिरों के प्रति एक फैसला लिया। मैंने तुरंत गुरुदेव का ध्यान किया। गुरुदेव थोड़ी देर में मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, गुरुदेव मैंने वो सिर और वो तलवार सागर में डुबा देने का निश्चय किया है। मेरे इस फैसले पर गुरुदेव बोले, लेकिन तुम कुल देवता की तलवार को क्यों दफन कर देना चाहते हो? तब मैंने कहा, गुरुदेव मैं नहीं चाहता कि धरती पर कोई भी ऐसी शक्ति जीवित रहे जिसके बल पर फिर कोई शैतान बनने की कोशिश करे। गुरुदेव बोले, तुम ठीक कह रहे हो पुत्र। इसके बाद फिर मैंने दक्ष राक्षस के वो चारों सिर और वो तलवार सागर की गहराई में दफन करवा दी। ये पत्र मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई भी भूल से दक्ष राक्षस को जीवित करने का ना सोचे। पूरा पत्र पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर राहुल ने प्रोफेसर विवेक अंकल से कहा, यदि वो शैतान इतना शक्तिशाली है तब तो केवल राजा भलवेंद्र सिंह ही उसे मारने का उपाय बता सकते हैं। प्रोफेसर विवेक इंस्पेक्टर राहुल की ओर देखते हुए आश्चर्य से कहा, राजा भलवेंद्र सिंह? इंस्पेक्टर राहुल बोले, यस अंकल, वही उस शैतान को समाप्त करने का तरीका जानते हैं। आप उन्हें यहाँ पर बुलाने के लिए हमें माध्यम बनकर अपने तंत्र विद्या का उपयोग कीजिए। प्रोफेसर विवेक बोले, लेकिन यह बहुत कठिन क्रिया है राहुल, इसमें माध्यम बने व्यक्ति की जान जाने का खतरा रहता है। इंस्पेक्टर राहुल बोले, मैं जानता हूँ अंकल, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए मुझे ये खतरा उठाना ही होगा। आप राजा भलवेंद्र सिंह की आत्मा को बुलाने की तैयारी कीजिए। इंस्पेक्टर राहुल का ऐसा जवाब सुनकर प्रोफेसर विवेक गदगद हो उठे और खुश होते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है राहुल बेटा। फिर इसके बाद प्रोफेसर विवेक ने इंस्पेक्टर राहुल को अपने कमरे के बीचों बीच बैठा दिया और एक तरह का यंत्र लेकर उसमें कुछ करने लगे और बोलने लगे, आओ राजा भलवेंद्र सिंह, आओ, आपको आना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की खटक की आवाज करते हुए खुल गई और राजा भलवेंद्र सिंह की आत्मा आकर इंस्पेक्टर राहुल के शरीर में समा गई। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल के शरीर में भलवेंद्र सिंह की आत्मा ने प्रोफेसर विवेक से कहा, मैं आ गया हूँ बुलाने वालों, बोलो क्यों मुझे बुलाया है। इसके जवाब में प्रोफेसर विवेक दक्ष राक्षस की पूरी कहानी बताने लगे भलवेंद्र सिंह की आत्मा से। और जब पूरी बात खत्म हुई तो भलवेंद्र सिंह की आत्मा बोली, इसका मतलब शैतान राक्षस दक्ष फिर से जिंदा हो गया। प्रोफेसर विवेक बोले, हाँ राजन, और अब वो अपनी शक्तियों के बल पर तबाही मचा रहा है। अगर उसे रोका ना गया तो वो पूरी पृथ्वी से मानव जाति का विनाश कर देगा। इतना सुनते ही राजा भलवेंद्र सिंह की आत्मा
गरज उठी और बोली, नहीं, हमारे होते हुए ऐसा नहीं होगा। हम तुम्हें उस दुष्ट को मारने का उपाय बताएंगे, लेकिन उसके लिए हमें किसी हिम्मत वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोफेसर विवेक बोले, हाँ, लेकिन उसके लिए हमें किसी साहसी युवक की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोफेसर विवेक बोले, ये युवक जो आपके माध्यम बना हुआ है, वो अपनी हर कसौटी पर खरा उतरेगा राजन। मानवता के लिए ये हंसते हंसते अपने प्राण भी त्याग सकता है। इधर बलविंदर सिंह की आत्मा जो राहुल के शरीर में थी बोली, ठीक है, हम तुम्हें उस शैतान को समाप्त करने का उपाय बताते हैं। इतना कहने के बाद राजेंद्र बलविंदर सिंह की आत्मा इंस्पेक्टर के शरीर से निकल गई। फिर इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक के सामने प्रकट हो गए और दक्ष राक्षस को मारने का उपाय बताने लगे। राजा बलविंदर की आत्मा ने कहा, सुनो, उस शैतान का खात्मा केवल कुलदेव के चमत्कारी तलवार से संभव है। यदि तुम किसी तरह से इस तलवार को प्राप्त कर सको। इंस्पेक्टर राहुल बलविंदर सिंह की आत्मा से पूछा, आप मुझे बताइए, वो तलवार आपने कहाँ दफन की है, उसे मैं निकाल कर लाऊंगा। बलविंदर सिंह की आत्मा ने कहा, जगह वही है जहाँ पर शैतान राक्षस दक्ष का सिर मिला था। इतना कहने के बाद राजा बलविंदर सिंह वहाँ से गायब हो गए। राजा बलविंदर सिंह की आत्मा को जाते ही इंस्पेक्टर राहुल प्रोफेसर विवेक की ओर पलटे और बोले, अंकल, मैं अभी उस तलवार को खोजने का इंतजाम करता हूँ। प्रोफेसर विवेक बोले, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राहुल बोला, ठीक है अंकल। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर राहुल अपने दल बल के साथ तलवार की खोज में निकल चुके और वहीं आ पहुंचे जहां पर जल सम्राट धमाके से टूटकर बिखर गया था। पहुंचते ही 5-6 गोताखोर और इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक भी स्विमिंग सूट से लैस कई जरूरी हथियार लेकर समुद्र में कूद गए। समुद्र में कूदते ही सभी लोग तेजी से समुद्र तल की ओर जाने लगे कि अचानक उन लोगों को बीच में अपनी ओर आते हुए एक बड़ी सी शार्क मछली दिखी। इंस्पेक्टर राहुल उसे देखते हुए बोले, इतनी बड़ी शार्क मछली ये हमारी तरफ बढ़ रही है, इससे बचो। सभी लोग उस शार्क से बचने के लिए भागने लगे, लेकिन शार्क के चपेट में एक गोताखोर आ गया। शार्क उस गोताखोर को जिंदा खा गई। शार्क के आसपास खून ही खून नजर आने लगा। इंस्पेक्टर राहुल ने अपने वाटर प्रूफ रॉकेट लॉन्चर जो लेकर आए थे शार्क मछली के ऊपर तान दिया और रॉकेट लॉन्चर चला दिया। लॉन्चर से रॉकेट निकलकर सीधा शार्क मछली के मुंह के अंदर फटा। शार्क के मुंह के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। इसके बाद फिर बचे हुए गोताखोर नीचे जाने के लिए बढ़ने लगे, लेकिन अभी कुछ ही दूरी पहुंचे थे कि सामने का नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो गए। दक्ष राक्षस के चारों सिर सभी लोगों के सामने प्रकट हो गए थे, जो भयानक हंसी हंस रहे थे। एक गोताखोर डर के मारे बोल पड़ा, ये शैतान राक्षस दक्ष का सिर है। चारों सिर भयंकर आहट करते हुए बोले, हा हा हा, मेरी मौत का सामान ढूंढने आए हो तुम लोग, इस समुद्र में जल समाधि बना दूंगा मैं। इतना कहने के बाद लाल खोपड़ी अपने मुंह से बड़े बड़े लंबे कीड़े निकालने लगी और गोताखोर के पेट में घुसने लगे और पेट में फट गए। उनके फटते ही गोताखोर का शरीर का मांस गलने लगा और थोड़ी देर में केवल कंकाल बचा। अब केवल इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक बचे थे। तभी एक खोपड़ी ने उन कंकाल पर एक किरण छोड़ी। किरण छोड़ते ही कंकाल राहुल और विवेक की तरफ बढ़ने लगा। ये सब इंस्पेक्टर राहुल और विवेक वहां से भागने की तैयारी ही कर रहे थे कि दोनों के संभलने से पहले ही कंकाल ने दोनों को पकड़ लिया। ये सब देखकर चारों सिर में से एक सिर आहट करते हुए बोला, ये मौत का दूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसके बाद एक कंकाल ने इंस्पेक्टर राहुल का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। मास्क हटते ही इंस्पेक्टर राहुल का दम घुटने लगा। वो सांस लेने के लिए ऊपर की ओर जाने लगे, लेकिन एक कंकाल ने उसे पकड़ लिया। अब इंस्पेक्टर राहुल को ऐसा लगने लगा कि
अब वो नहीं बचेंगे। लेकिन तभी एक किरण कंकाल से टकरा गई। कंकाल के टुकड़े होकर बिखर गए। इंस्पेक्टर राहुल आजाद होते ही सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाया, फिर बाकी बचे कंकालों पर टूट पड़े। थोड़ी देर में सभी कंकालों का टुकड़े टुकड़े कर कर बिखेर दिए। जब पूरे कंकाल समाप्त हो गए तो इंस्पेक्टर राहुल ने कहा, कौन है हमारा मददगार? राहुल के इतना कहते ही वहाँ राजा बलविंदर सिंह की आत्मा प्रकट हो गई। राजा बलविंदर सिंह की आत्मा को अपने पास देखकर इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक हैरान हो गए। तभी वो चारों सिर वहाँ पर आ गए जो भयंकर आहट कर रहे थे। राजा बलविंदर सिंह की आत्मा उन्हें देखकर गरज कर बोली, आज मैं फिर तुम्हारा काल बनकर आया हूँ राक्षस दक्ष। राक्षस बोला, अब मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और चारों सिर भयंकर आहट करते हुए हंसने लगे। तभी राजा बलविंदर सिंह की आत्मा ने अपने हाथ में एक माला प्रकट की और राक्षस से गुर्राते हुए बोले, तलवार मिल जाने दे दुष्ट, तुझे खत्म करने का उपाय मैं कर कर आया हूँ। ये देख गुरुदेव की माला। इसके बाद तलवार में बांधते ही तलवार की शक्ति चौगुनी हो गई, जो तुझे पल भर में समाप्त कर देगी। इतना सुनते ही चारों सिर की हंसी एकदम रुक गई। लेकिन अगले ही क्षण चारों खोपड़ी एक साथ खतरनाक इरादे से राजा बलविंदर सिंह की आत्मा की ओर बढ़ चली और बोली, मूर्ख बलविंदर, हम तुझे इन शक्तियों को प्राप्त करने देंगे तब ना। इसके बाद राजा बलविंदर सिंह की आत्मा को घेर लिया। राजा बलविंदर सिंह की आत्मा को उन सिरों से घिरते देखकर इंस्पेक्टर राहुल राजा की आत्मा की मदद के लिए बढ़ना ही चाहा। तभी राजा बलविंदर सिंह की आत्मा इंस्पेक्टर राहुल को रोकती हुई बोली, मेरी चिंता छोड़ो राहुल, तुम तलवार की खोज में आगे बढ़ो, मैं इनसे निपटना अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक दोनों तलवार की खोज के लिए निकल गए। लेकिन लाल खोपड़ी ने अपने मुंह से बड़े बड़े खतरनाक 8 भुजाओं वाले जीव निकालने लगा, जिसके बड़ी बड़ी आँख, बड़ा सा मुंह बड़ा ही भयानक लग रहा था। लाल खोपड़ी ने अपनी शक्तियों को इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक को रोकने के लिए भेज दिया और खुद राजा बलविंदर सिंह की आत्मा से लड़ने लगा। 8 भुजाओं वाला भयानक जीव इंस्पेक्टर राहुल के पीछे पहुंच गया। इंस्पेक्टर राहुल उसे देखकर अपने पास रखे हुए वाटर प्रूफ रॉकेट लॉन्चर को उस जीव की तरफ रुक कर रॉकेट चला दिया। रॉकेट लगते ही उस जीव के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। बाकी जीवों से भी इसी तरह इंस्पेक्टर राहुल लड़ रहे थे, अपने बचाव करते हुए। इधर प्रोफेसर विवेक तलवार को खोजने के लिए अपने साथ मेटल डिटेक्टर लेकर आए हुए थे। उसी को लेकर समुद्र तल में खोजने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेटल डिटेक्टर में बीप बीप करने की धीमी धीमी आवाज होने लगी। मेटल डिटेक्टर की आवाज सुनते ही प्रोफेसर विवेक और तेजी से खोजने लगे और अपने आप से कहने लगते हैं, तलवार कहीं आसपास ही है। प्रोफेसर इधर उधर खोजने के लिए तभी मेटल डिटेक्टर की आवाज और तेज होने लगी। तभी प्रोफेसर को तलवार दिख गई और उसे लेने के लिए आगे बढ़ गए। तलवार को हाथ में लेते ही एक आग सी फुर्ती प्रोफेसर विवेक के चेहरे में नजर आने लगी। अब तलवार को लेकर इंस्पेक्टर राहुल की तरफ बढ़ने लगे और मन में कहा, अब शैतान राक्षस का विनाश निश्चय है। इधर इंस्पेक्टर राहुल सभी जीवों को मारने में सफल रहे थे, लेकिन एक जीव को नहीं मार पाए थे क्योंकि वाटर प्रूफ रॉकेट लॉन्चर के रॉकेट खत्म हो गए थे। अब वो 8 भुजाओं वाला जीव इंस्पेक्टर राहुल को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और अपनी भुजाओं को कसके दबाने लगा। कसके दबाते ही इंस्पेक्टर राहुल दर्द से कहर उठे। तभी वहाँ पर प्रोफेसर विवेक पहुँच गए। इंस्पेक्टर राहुल को जीव के भुजाओं में पकड़ में देखते ही तुरंत उस पर तलवार चला दी। तलवार लगते ही वो जीव दर्द से तिलमिला उठा और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली पड़ते ही इंस्पेक्टर राहुल तुरंत हट गए। इसके बाद प्रोफेसर विवेक ने
तलवार से उसकी सभी भुजाएं काट डाली और अंतिम में उसके दोनों आंखों के बीच में तलवार घुसा दी। वो जीव वहीं ढेर हो गया। अब इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक उधर बढ़े जिधर राजा बलविंदर सिंह की आत्मा और राक्षस के सिर लड़ रहे थे। जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि चारों सिर का पलड़ा भारी था। उन सिरों ने राजा बलविंदर की आत्मा को अपनी अपनी जीभों से पकड़ रखा था। तभी पीली खोपड़ी बोली, बलविंदर, आज तेरी आत्मा को ही मैं नष्ट कर डालूंगा। तभी इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक वहां पहुंच गए और बोले, बस शैतान, अब तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम तेरी मौत का सामान ले आए। ये देख चमत्कारी तलवार। चारों सिर हैरान रह गए दोनों को जिंदा देखकर। चारों खोपड़ी ने जब तलवार देखी तो डर गए और अपने मन में अपने आप से कहा, इन लोगों को चमत्कारी तलवार मिल गई है। अब मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें भाग जाना चाहिए। इसके बाद वो चारों सिर राजा बलविंदर सिंह की आत्मा को छोड़कर वायु की गति से भागने लगे। चारों सिर को भागते देखकर राजा बलविंदर सिंह की आत्मा इंस्पेक्टर राहुल को माला देते हुए बोली, लो ये माला और तलवार से बांध लो और उन सिरों को रोको, नहीं तो भाग जाएंगे। तभी इंस्पेक्टर राहुल बोले, लेकिन महाराज, वो चारों सिर बहुत तेजी से भाग रहे हैं, मैं उन्हें कैसे पकड़ सकता हूँ। राजा बलविंदर सिंह की आत्मा बोली, मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूँ। इतना कहने के बाद राजा बलविंदर सिंह की आत्मा इंस्पेक्टर राहुल के अंदर प्रवेश कर गई। आत्मा के प्रवेश होते ही इंस्पेक्टर राहुल चारों सिरों के लिए मौत बन गए। इसके बाद इंस्पेक्टर राहुल उन सिरों के पीछे हवा की तरह गए और बोले, अब तेरा अंत निश्चय है शैतान राक्षस। इसके बाद थोड़ी ही देर में राहुल ने उन चारों सिरों को पकड़कर घेर लिया और अगले ही पल राहुल ने तलवार को चारों सिरों की ओर कर दिया। तलवार से तेजी एक बिजली चरचराहट की आवाज करते हुए निकली और उन चारों सिरों को एक गोले में घेर लिया। इसके बाद बिजली को घेरा धीरे धीरे छोटा होने लगा और उन घेरे के बीच में फंसे चारों सिर एक दूसरे से सट रहे थे ताकि बिजली उन्हें छू ना सके। लेकिन कब तक बचते, धीरे धीरे बिजली का घेरा कम हो गया और सिरों को छूने लगी। बिजली के छूते ही चारों सिर चीख उठे। चारों तरफ चरचराहट की आवाज गूंज उठी। चारों सिर फटने लगे, खून की धारा बहने लगी। थोड़ी देर चारों सिर फटने के बाद हवा में गायब हो गए। इंस्पेक्टर राहुल के शरीर से बलविंदर सिंह की आत्मा अब बाहर निकल आई और बोली, खत्म हो गया दुष्ट शैतान। इसके बाद चमत्कारी तलवार इंस्पेक्टर राहुल ने बलविंदर सिंह की आत्मा को दे दी। तलवार को लेकर आत्मा बोली, तुम धन्य हो युवक, जिस तरह से तुमने अपनी जान पर खेलकर उस दुष्ट का विनाश किया है, वाकई तारीफे काबिल है। राहुल बोला, आपका धन्यवाद महाराज। इसके बाद बलविंदर सिंह की आत्मा सभी से विदा लेकर वहां से गायब हो गई। इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक दोनों समुद्र से धरती में आ गए थे। दोनों के सूझबूझ से चारों सिर वाला शैतान मारा गया। कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर राहुल और प्रोफेसर विवेक की बहादुरी की प्रशंसा की और सरकार से इनाम भी दिलवाया। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।